आप ये बोल दीजिए कि आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मान लो, समझो ध्यान से, जैसे मान लो कि मैं एक पेन की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं और मैंने पहले मार्केट सर्वे लिया और मार्केट सर्वे में मुझे ये पता चला है कस्टमर को एक ऐसा पेन चाहिए जिसकी राइटिंग क्वालिटी अच्छी हो, पर पेन कैसा दिखता है उसको मतलब नहीं है। उसका ये भी कहना है कि सर हमको कैप मत दीजिए, हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि पेन की राइटिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सर प्लीज आप 5 रुपए में पेन लॉन्च करिएगा। ये कस्टमर की नीड है। तो कस्टमर को ही इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि पेन दिखता कैसा है, तो मैं दिखने में पैसा खर्च क्यों करूंगा यार। लेकिन जब वो यहां पहुंचते हैं तो उनके लिए एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इनके लिए है। तो भाई अगर सब कुछ इंपॉर्टेंट है, अब सोचो इन्होंने बोला कि 5 रुपए में पेन बनाने के लिए, तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं 4 रुपया खर्च कर दिया केवल उसकी राइटिंग क्वालिटी पे और 1 रुपए में पूरा बॉडी कैप वैप सब बना डाला, सस्ते में दे दिया हमको। लेकिन मेरा प्रोडक्ट मार्केट में हिट हुआ, देख रहे हो यूज एंड थ्रो पेन कितना मार्केट में हिट है, 3-4 रुपए का पेन मार्केट में हिट है। बिल्कुल कस्टमर की नीड है कि लिखे अच्छा, दिखे कैसा फर्क नहीं पड़ता, जेबा में रखना ही नहीं है, झोला में रखना है। लेकिन इनके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो पेन बनाएगा भाई 20 रुपए का, मार्केट में बिका ही नहीं, फेल हो गए। ये है कन्वेंशनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसी में अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका भी एम क्या है, ये भी है मैन्युफैक्चर टुवर्ड्स द मेजर गोल, मैन्युफैक्चर्ड टुवर्ड्स द मेजर्ड गोल। मतलब हमारा एम ये होगा कि हम जो टारगेट सेट किए हैं उस टारगेट पे काम करें, मतलब मेजर प्रोडक्ट मेरा क्या हो, बिल्कुल उस टारगेट के पास में हो, है ना। और ये क्या करते हैं, ये इनका काम क्या है, इनका काम क्या है कि भाई इनके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है और ये इन्होंने एक ऐसे कह लो डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड within the specific limit, within the specific limit। मतलब ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे काम ही नहीं कर रहे हैं। मतलब इनका काम ये कि इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये हमारा स्पेसिफिक लिमिट है, ये हमारा अपर स्पेसिफिक लिमिट है, ये हमारा लोअर स्पेसिफिक लिमिट है। इनका काम है इस स्पेसिफिक लिमिट के अंदर बनाना। इनका काम क्या है, टारगेट वैल्यू बनाना। तो दोनों के एम का बहुत बड़ा अंतर है ना। क्लियर है। सर सब क्वालिटी जापान के लोग ही दिए हैं। देखो अगर अगर एक बात समझ जाओ, वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही कंट्री है जिसने क्वालिटी पे काम किया, एक यूएस दूसरा जापान, तो ऑब्वियसली यही दो नाम आएंगे भी आएंगे। एसपीसी जो है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल होता है, जिसमें स्टैटिक्स यूज की जाती है ना, मीन मीडियन मोड, ये वाला कंसेप्ट।
तो भाई ये जो पूछ रहे हो ना कंपनी कैसे पता, भाई कंपनी डिसाइड करती है, ये कंपनी ने डिसाइड किया है कि भाई कस्टम, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ ना कि कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि यार मैं इस लिमिट के अंदर प्रोड्यूस करूंगा, है ना, इस लिमिट के अंदर प्रोड्यूस करूंगा। तो अगर आप इस लिमिट के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये तो कंपनी ने डिसाइड कर लिया ना। आपने एज्यूम कर लिया भाई कस्टमर यहां तक एक्सेप्ट करेगा और आपने उस पर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, लेकिन कस्टमर के सेटिस्फेक्शन की तो बात की नहीं ना। कस्टमर को चाहिए क्या, एग्जैक्टली टारगेट वैल्यू चाहिए। तो वो है क्यूएफडी, ये है कन्वेंशनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो हम पहले से बात करें वो स्मॉल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है। क्लियर बात? चलो, दो एक होता है हमारा खानो मॉडल, एक है कानो मॉडल। व्हाट इज दिस कानो मॉडल? कानो मॉडल को ही बोला गया है कस्टमर सेटिस्फेक्शन मॉडल। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मॉडल। जैसे अभी हमने आपको बताया कि जो क्यूएफडी है, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, क्यूएफडी, इट इज बेस्ड ऑन वीओसी, है ना, विच इज वॉइस ऑफ कस्टमर, दैट इज फाइंड। और जो हमारा कानो मॉडल है, कानो मॉडल इज बेस्ड ऑन एमओसी। What is MOC of customer? Here M stand for, आपको बताना है इसमें M क्या है। कहते हैं कि QFD जो है इट इज बेस्ड ऑन वॉइस ऑफ द कस्टमर एंड कार्नो मॉडल इज बेस्ड ऑन दो पहले और बता देते हैं कि जो ये कानो मॉडल है, जो कानो मॉडल है ना, कानो मॉडल इट इज डेवलप्ड बाय नोरियाकी कानो और ये बात बताने की जरूरत नहीं कि ये भाई साहब कहां से हैं, जापान से है। और ऐसे ही एक बात याद रख लो, अगर आपको नाम इंग्लिश टाइप का लग रहा है तो वो यूएस से है, और 3-5 टाइप का लग रहा है, मतलब समझ रहे हो, खानो, टगुची, तो ये सब कहां से होंगे, जापान से होंगे, है ना। तो कानो मॉडल कहां का कंसेप्ट है, जापानीज टेक्निक है। और यहां पर जो है ये कंसेप्ट किसने दिया है, नोरियाकी कानो ने, जो कि ये भी कंसेप्ट कहां का है, जापान का है। तो जैसे मैंने बताया कि क्वालिटी फंक्शन इज बेस्ड ऑन एमओसी, तो आपको बताना है कि जो कानो मॉडल है, सॉरी, QFD is based on VOC, तो आपको बताना है कानो मॉडल इज बेस्ड ऑन MOC। हियर M स्टैंड फॉर, देखो लिखे हैं मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, मूड, माइंड सेटअप, एकदम ठीक चल रहा है भाई साहब, है। ज्यादा दिमाग ना चलाएं, इट इज माइंड ऑफ कस्टमर, it is mind of customer. So Kano model is basically based on MOC, which means it is the mind of customer. ये क्या है customer satisfaction model? दो इनके हिसाब से क्या है, परफॉर्मेंस on certain attributes, performance on certain attributes produces higher level of satisfaction,
परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन एट्रीब्यूट्स प्रोड्यूसेस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन अदर, अच्छा जी, एक और पॉइंट, परफॉर्मेंस ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, परफॉर्मेंस ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट्रीब्यूट्स are not equal in the eye of customer। दो कहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस और उसका सर्विस, ये दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, एंड दीज टू थिंग्स आर नॉट इक्वल इन द आई ऑफ कस्टमर। कस्टमर के लिए, कस्टमर की आंखों के लिए प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की सर्विस, ये दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। कहते हैं कि सर्टेन एट्रीब्यूट्स प्रोड्यूसेस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंपेयर टू द अदर। इसका मतलब ये बात समझो, जैसे मान लो हम ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि मैंने बोला कि मुझे रेलवे फैसिलिटी पसंद नहीं है। अब देखो रेलवे में क्या है, रेलवे का स्टेशन है और रेलवे का एक है, मतलब रेल इंजन की बात कर रहे हैं, जो आपका ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जैसे कि एक कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं और उस प्रोडक्ट की सर्विस, ये दो अलग अलग चीजें हैं। और मैंने बोला ये दोनों कस्टमर के लिए सेम चीज नहीं है। हो सकता है कि कोई चीजें मैं सर्विस अच्छी नहीं मिल रही, इसलिए मैं उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहा हूं। तो दीज टू थिंग्स आर नॉट इक्वल इन द आई ऑफ द कस्टमर। और हो सकता है, जैसे मान एकदम बेस्ट एग्जांपल समझो, जैसे समझो कि जैसे आप कहीं पे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हो, लेट्स से यू हैव जॉइन सम कोचिंग इन एनीवेयर, और मान लो दो चीज है, एक है पहले कि क्लास कहां चलाई जा रही है, दूसरा है कंटेंट। सुनना ध्यान से, जैसे मान लो मैंने बोला कोई ऑफलाइन क्लास आपने ज्वाइन कर लिया और क्लास कहां चलाई जा रही है ना। अब एक है टीचिंग कंटेंट और एक है इन्वायरमेंट। आपके यहां पंखा लगा दिया गया है और पंखे में पढ़ाया जा रहा है। तो दो, अब एक कस्टमर है या एक स्टूडेंट है, उसको इस बात से मतलब है यार कि सर की कंटेंट क्या है, उसको इस बात से फर्क पड़ता है। पर एक आदमी है जिसको इस बात से फर्क पड़ता है यार कि वहां एसी नहीं लगा है। तो ये अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग चीजें हैं कि भाई एक सर्विस है और एक दूसरा इन्वायरमेंट है, कहां दे रहे हो, ये दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। तो कुछ कस्टमर के लिए अगर आपकी टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही है तो आप सेटिस्फाइड ज्यादा हो, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। तो परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन एट्रीब्यूट्स प्रोड्यूसेस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंपेयर टू अदर। मुझे मतलब कि जैसे मान लो कि आपका क्लास में एसी नहीं था लेकिन टीचिंग क्वालिटी अच्छी, तो आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन एक दूसरा आदमी है, क्लास में कंटेंट पुअर चल रहा है, क्लास एम्बियंस बहुत अच्छा है, उनका एसी वैसी चल रहा है, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल उस पर चल रहा है। तो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन है। वही बात कह रहा है कि परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन एट्रीब्यूट्स में प्रोड्यूसेस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर आप कोई चीज समझो कि कोई चीज परचेज करते हो, अब जैसे मान लो कि मान लो ये बॉटल परचेज करता हूं, तो इस बॉटल का एक तो पहले एक लुक है, इसकी साइज है, दूसरा है कि यार इस बॉटल का जो मेन पर्पज है वो ये है कि यार पानी कितनी देर तक गर्म रहता है। पर मैं इस बेसिस खरीदता हूं कि यार इसका लुक बड़ा अच्छा है, ये मेरी चॉइस है ना। और मेरे लिए इस पे मैं अगर ये मेरे को अगर लुक अच्छा दे रहा होगा तो मेरे लिए इसके लिए परफॉर्मेंस अच्छा है, मेरे लिए प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है। पर आपके लिए क्या हो सकता है, क्या ज्यादा देर तक हीटेड रखता है पानी, आपके लिए वो क्वालिटी का पैरामीटर है। तो यही है कानो मॉडल कि उनका कहना है कि भाई परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन एट्रीब्यूट्स प्रोड्यूसेस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंपेयर टू द अदर। एंड प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और सर्विस, ये दोनों चीज सेम नहीं है। क्लियर है? और ये टोटली डिपेंड ऑन किस पे करता है, ऑन द माइंड ऑफ द कस्टमर। तो हो सकता है कानो मॉडल में आपसे पूछ ले कि एमओसी क्या है। चलो यहीं पे एक और बात बता देते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं ऐसे ही, इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं, है ना, या ऐसे लिख लो कि हम बात कर देते हैं प्रोडक्ट, है ना, सर्विस एट्रीब्यूट्स क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन, है ना। तो 3 पार्ट में क्लासिफाई होता है। एक होता है बेसिक एट्रीब्यूट्स, समझो बेसिक एट्रीब्यूट्स, पूरा डिटेल नहीं लिखवा रहे, बस समझना है। बेसिक एट्रीब्यूट्स, पहला है ना। दूसरा हमारा है वन डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स, वन डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स, है ना, वन डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स। बेसिक एट्रीब्यूट्स, वन डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स, एंड थर्ड वन इज एक्साइटिंग एट्रीब्यूट्स, एक्साइटिंग एट्रीब्यूट्स, एक्साइटिंग एट्रीब्यूट्स। अब जरा समझिए क्या है भाई साहब, दो ऐसे समझो। पहली बात की बेसिक एट्रीब्यूट्स का मतलब है डिससैटिस्फैक्शन, समझना जरा सा क्या है डिससैटिस्फैक्शन, डिससैटिस्फैक्शन, है ना। अच्छा जी, वन डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स क्या है, डिपेंड ऑन, है ना, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, डिपेंड ऑन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। एक्साइटिंग एट्रीब्यूट्स का मतलब है सेटिस्फैक्शन रीजन। अब एक बात समझना, इनको हम लोग एक ग्राफ से समझेंगे तो वो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान लो इस एक्सिस पे हम लेते हैं, मान लो यहां पर है सेटिस्फैक्शन, है ना, एंड हियर यू आर हैविंग डिससैटिस्फैक्शन। satisfaction and dissatisfaction, delivered, है ना, एंड नॉट डिलीवर्ड। अब बात सुनिएगा, नॉट डिलीवर्ड, ऐसे समझो क्या है। पहला होता है हमारे पास बेसिक एट्रीब्यूट्स। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक एट्रीब्यूट्स? देखो, बेसिक एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है जिसे आम भाषा में लोग बोलते हैं कम से कम ये तो होता है। जैसे मान लो मैंने बोला कि कोई एक फैसिलिटी है, कोई एक सर्विस है, कोई एक प्रोडक्शन है जो मुझे बिल्कुल पसंद, जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे रेलवे फैसिलिटी पसंद नहीं है, आई एम डिससैटिस्फाइड काइंड ऑफ कस्टमर, बट स्टिल आई एम सेइंग दैट कि देयर इज समथिंग कॉल्ड बेसिक एट्रीब्यूट्स। कम से कम ये तो तुम फुलफिल करते यार। अब मान लो कि आप कहीं कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लिए, तो आप इमेजिन करते हो कि हम जाएं क्लास में, पंखा लगा हुआ, एसी लगा हुआ, वाटर कूलर लगा होगा। अब गए वहां पे वाटर कूलर भी नहीं लगा है, बेसिक एट्रीब्यूट्स भी फुलफिल नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि अगर वो बेसिक एट्रीब्यूट जिसकी बात कर रहा हूं, अगर वो बेसिक एट्रीब्यूट्स अगर आप फुलफिल करोगे, डिलीवर करोगे, तो मेरा जो है डिससैटिस्फैक्शन जो है वो टेंडिंग टू क्या, डिससैटिस्फैक्शन जो है वो टेंडिंग टू क्या होगा, 0। लेकिन अगर वो भी फुलफिल नहीं करोगे तो मेरा डिससैटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा होगा। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि मेरे को रेलवे फैसिलिटी पसंद नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं है यार मैं बिल्कुल, मेरा डिससैटिस्फैक्शन लेवल बहुत हाई है, बट मैं फिर भी बोलता हूं ना कि यार देयर इज समथिंग कॉल्ड बेसिक एट्रीब्यूट्स, कम से कम ये तो पूरा कर दो। अगर वो भी फुलफिल करोगे तो मेरा डिससैटिस्फैक्शन लेवल में टेंडिंग टू 0 है, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं आपके सर्विस से। दूसरा होता है वन डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स, इट डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस, कि भाई परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। ये है कि परफॉर्मेंस का लेवल हाई होगा, सेटिस्फैक्शन लेवल हाई होगा, परफॉर्मेंस का लेवल खराब, डिससैटिस्फैक्शन लेवल हाई। कोई टीचर पढ़ा रहा है भाई, आप उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि वो कितना अच्छा दे रहा है कंटेंट, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका कंटेंट उसको ज्यादा अच्छा मिलता है तो सेटिस्फैक्शन लेवल हाई होगा, और कंटेंट खराब तो डिससैटिस्फैक्शन लेवल हाई होगा। इट इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन, लिखा है ना, वन डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ये हमारा है वन डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स। और ये हमारा क्या है भाई, बेसिक एट्रीब्यूट्स, है ना, दिस इज द बेसिक एट्रीब्यूट्स। और एक हमारे पास है एक्साइटिंग एट्रीब्यूट्स, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूं, ऑलरेडी सेटिस्फाइड हूं। देयर इज सम एट्रीब्यूट्स कॉल्ड एक्साइटिंग एट्रीब्यूट्स, ये है एक्साइटिंग एट्रीब्यूट्स। दो एक्साइटिंग एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है, अगर वो मिल गया तो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत बढ़ जाएगा,
है ना, बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तब भी मैं डिससेटिस्फाइड नहीं हूं। जैसे मान लो कि आपने मेडी ज्वाइन किया और आप सेटिस्फाइड थे, इसलिए आपने मेडी ज्वाइन किया और आप पढ़ रहे थे मेडी में, लेकिन मान लो कि कोई एक ऐसा चीज था जो बहुत एक्साइटिंग था, जिसको आपको उम्मीद नहीं था कि यार ये भी मिल जाएगा, और जैसे ही वो बात मिला आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ गया। लेकिन अगर वो नहीं भी मिलता है तब भी आप सेटिस्फाइड हो। आप किसी कंपनी में नौकरी, या सोचो आपने डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर किया और आपको पता है कि पिज्जा आने वाला है, पिज्जा आया और उसने आपको पिज्जा दिया और उसने आपको थम्स अप का एक बॉटल फ्री में दिया कि सर आप ले जाइए। नहीं लगता आपको कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा? दैट इज कॉल्ड एक्साइटिंग एट्रीब्यूट्स। और अगर वो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल नहीं देता है, थम्स अप का बॉटल नहीं देता है, तब भी आप उस पिज्जा को एंजॉय कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एक्साइटिंग एट्रीब्यूट्स। अगर वो मिल गया तो आपका सडनली सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा, और नहीं मिला तो भी आप क्या होंगे? सेटिस्फाई होंगे। तो ये बात कह रहा है कानो मॉडल के अंदर। क्लियर टू ऑल? वॉइस लैग हो रहा है, एक बार मैं चेक करवा लेता हूं यार। अरे यार, बीच में हो गया होगा एक बार। अभी तो ठीक है ना आवाज? अरे देखो यही है ऑनलाइन में यार, थोड़ी बहुत तो इशू आएंगे, आप कुछ भी कर लो। अरे पहले लिख लो अब।
दो कस्टमर की नीड अलग होती है, कस्टमर ने, आपने मार्केट सर्वे किया, कस्टमर ने बता दिया, वो तो बात अलग हो गई है। मैं बात कर रहा हूं कि जैसे कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे कोई सर्विस है, तो उस सर्विस में बहुत सारी चीज, रेलवे एक सर्विस है, आप गए रेलवे में ट्रेन पकड़ने के लिए, बट रेलवे का स्टेशन साफ नहीं होता है, मैं ऐसे पॉइंट बता रहा हूं। तो एक कस्टमर को, जैसे आप गए एयरपोर्ट पे फ्लाइट पकड़ने के लिए, देखो मुझे फ्लाइट भी पसंद है, मुझे उनका जो एयरपोर्ट पे सर्विस है वो भी पसंद है। तो मैं एक बात बता रहा हूं कि कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कस्टमर की आंखों में अच्छा सेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। आई आप द कस्टमर, मतलब इन माई आईज, इन माई ओपिनियन, इन माई माइंड। समझ गए बात को? तो हमने ये बोला है कि बेसिक एट्रीब्यूट्स का मतलब होता कम से कम। आपको नहीं लगता कि जैसे आप कहीं क्लास ज्वाइन करने गए तो आप बोलते हो यार चलो ठीक है, मान लो कि आपने एक ऐसी जगह पे क्लास ज्वाइन कर लिया जहां आपको पसंद नहीं है, आप डिससेटिस्फाइड काइंड ऑफ कस्टमर थे, लेकिन एक डिससेटिस्फैक्शन का भी तो एक लिमिट है, कितना ज्यादा डिससेटिस्फाइड है आप, इतना डिससेटिस्फाइड है। तो मैंने बोला यार कम से कम भाई ना, आप वाटर कूलर, क्लास में एसी पंखा तो लगवा लेते यार, पढ़ा तो खराब रहे ही हो, लेकिन कम से कम यही सब तो कर लिए होते, बेसिक एट्रीब्यूट्स तो फुलफिल कर दिए होते। तो बेसिक एट्रीब्यूट्स अगर आप फुलफिल करते हो तो उसको बोलते हैं बेसिक एट्रीब्यूट्स। जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना, छोटी छोटी बेसिक, ऐसे आम भाषा में बोल रहे कम से कम ये तो होता है। दूसरा है वन डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स। एक एग्जांपल समझो, वन डायमेंशनल एट्रीब्यूट, कार का माइलेज। अब देखो बेसिक एट्रीब्यूट्स में नीचे ग्राफ है, हमेशा डिससेटिस्फैक्शन रेंज में ही है, कि अगर वो एट्रीब्यूट जो कम से कम चीज अगर फुलफिल करोगे तो ये कर्व यहां पहुंच रहा है, मतलब यहां पर सेटिस्फैक्शन लेवल 0 हो रहा है, और अगर नहीं भी फुलफिल करोगे, अगर वो एट्रीब्यूट्स भी डिलीवर नहीं करोगे, डिससेटिस्फैक्शन लेवल हाई है। कार का माइलेज, भाई अगर कार का माइलेज बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब अगर मान लो कि कार का माइलेज बहुत अच्छा आ रहा है तो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल हाई होगा, यही कार का माइलेज पुअर होगा तो मेरा डिससेटिस्फैक्शन लेवल हाई होगा। टोटली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। और एक होता है एक्साइटिंग एट्रीब्यूट्स, कि भाई मुझे आपकी सर्विस बहुत अच्छी लगती है, बट उसमें भी कुछ एट्रीब्यूट्स एड ऑन है। जैसे आपने मेरी जी क्लास ज्वाइन किया, मेरी जी ने बोला है कि मैं आपको इस यूपीपीएससी में हर एक सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन का वो दूंगा, सीपीक्यू, ये एड ऑन हो चुका है, ये नहीं मिलता तब भी आप कोर्स ज्वाइन कर रहे थे, एक पॉइंट बता रहे हैं। तो जैसे ही ये भी बात मिला, मान लो कि आपको कोई मेरी जी ने कुछ और भी चीज दे दिया, मान लो कोई टेस्ट सपोर्ट दे दिया, जैसे एक पॉइंट बता रहे हैं, तो जैसे ही वो मिलेगा आपको यार सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा। ये पॉइंट कह रहे हैं कि यू आर सेटिस्फाइड काइंड ऑफ कस्टमर, बट इफ देयर आर सम एट्रीब्यूट्स व्हिच इज कॉल्ड एक्साइटिंग एट्रीब्यूट्स, अगर वो मिल जाएगा तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल। आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे थे, आप रोज टाई बेल्ट लगा के ऑफिस जा रहे थे यार, अचानक एक दिन आपके बॉस ने आपको बुलाया कि सर यहां आओ, ये लो आपको 2 लाख का बोनस चेक, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और अगर नहीं भी देता तब भी आप कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और आप सेटिस्फाइड हैं, उसको बोलते हैं एक्साइटिंग एट्रीब्यूट्स। क्लियर है? तो जिस एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं वो मिला कि नहीं मिला उसकी बात कर रहे थे। नाउ इट इज क्लियर टू ऑल, आई होप। ग्राफ एंड सब कुछ क्लियर? मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया हूं भाई, ठीक है? चलो नेक्स्ट एक पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट एक टर्म की बात करते हैं, टीपीएम। टीपीएम, टीपीएम विच इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। अब देखो यही यही आपको ना एक छोटी सी बात समझाते हैं। ये सब ना, जैसे आप सोच सकते हो कि हम कैसे इस पूरे टॉपिक में गेस कर रहे हैं कि टीपीएम पढ़ना है, प्रोडक्शन पढ़ना ना, प्रोडक्शन मेंटेनेंस पढ़ना ना, नाम पढ़ लो क्या लिखा है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। सब तो सब रिलेटेड है, ये लिंक, ये जो टॉपिक पूरा हमने तीनों चूज किया ना, ये सब लिंक्ड है टॉपिक। आप कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन टेक्निक नहीं पढ़ने वाले हो। जीएस के पेपर में आपको लगता है कि कंस्ट्रक्शन की टेक्निक पूछेगा, कंस्ट्रक्शन क्या होती है, वो सिविल ब्रांच पढ़ता है यार। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले पढ़ेंगे आपको कंस्ट्रक्शन वाला वो पार्ट,
कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, फ्लाईओवर कैसे बनाते हैं, ब्रिज कैसे बनाते हैं, बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, आपको लगता है ये पूछेगा जीएस के पेपर में? आई डोंट थिंक सो। क्या पूछेगा कंस्ट्रक्शन, हम बताएंगे आपको। तो अब वही प्रोडक्शन है। अब किस चीज का प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं? ऐसे होता है वास्ट, ये है प्रोडक्शन। पर जो मुझे समझ में आता है कि वो उनका जो भाव है वो क्या पूछ सकते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, और ये तो वो चीज था जो यहां भी कराए गए थे, यूपीएससी ने भी पूछा था, पहले हमने करा रखा था। दो क्या है ये बात समझिए। टीपीएम है क्या चीज, ऐसे समझो। एक जापानीज टेक्निक है, ये भी जापानीज टेक्निक है, लिख दे रहे हैं, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। डेवलप्ड बाय सेची नाकाजिमा, ये सब एक जापानीज टेक्निक है। सेची नाकाजिमा, नाकाजिमा, ऑब्वियस सी बात है जापान से है भाई साहब, है ना। अब ये क्या है समझो, जापानीज टेक्निक है और जापान से ही शुरू हुआ। अब ये क्या है समझो, जैसे एक होता है ना कन्वेंशन, हम लोग मेंटेनेंस की बात पहले भी कर रखे हैं, है ना, कन्वेंशनल मेंटेनेंस, और एक है टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। दो कन्वेंशनल मेंटेनेंस में क्या करते हैं, जैसे मान लो ऐसे समझो, इनका कहना है कि देयर इज 2 डिपार्टमेंट, है ना, एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट है और एक मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है। प्रॉपर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं ना, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। ऑपरेशन के डिपार्टमेंट में ऑपरेशन का काम होता है और मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस का काम होता है। मतलब यहां कंसेप्ट चलता है कि भाई हम ऑपरेशन वाले हैं, आई विल ऑपरेट, है ना, यू विल मेंटेन, आई विल ऑपरेट एंड यू विल मेंटेन। मतलब मैं ऑपरेट करूंगा, भाई आपका काम है मेंटेनेंस करना, आप मेंटेन करिए। कंसेप्ट चलता है यहां पर आई एंड यू का, आई विल ऑपरेट, यू विल मेंटेन, दैट इज फाइन। पर जब ये बात टीपीएम में गया, टीपीएम ने बोला भाई आई एंड यू नहीं चलेगा, यहां चलेगा वी। यहां पर आई और यू नहीं चलेगा, यहां क्या चलेगा, यहां चलेगा वी। वी का मतलब है वी विल ऑपरेट एंड वी विल मेंटेन, वी विल ऑपरेट एंड वी विल मेंटेन। भाई साहब ये क्या बात हुई यार, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर डिपार्टमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट तो यहां भी मेंटेनेंस का है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम है मेंटेनेंस करना, ऑपरेशन का काम है ऑपरेशन करना। लेकिन अंडर टीपीएम में उन्होंने बोला है कि अगर मेरी कंपनी टीपीएम के अंदर काम कर रही है तो हर एक इंप्लॉय का एक काम है मेंटेनेंस करना। मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर कोई कंपनी, कोई आदमी हमारे टीपीएम पे काम करता है, मेरी कंपनी है जो टीपीएम के अंदर रन करेगी, तो मैंने अपने सारे इंप्लॉय को एक बेसिक ट्रेनिंग दे रखा है। क्या दे रखा है बेसिक ट्रेनिंग का भाई, कि भाई हर एक आदमी को मेंटेनेंस की बेसिक ट्रेनिंग दी गई है कि पहला प्रायोरिटी है। टीपीएम का मतलब है टी स्टैंड फॉर टोटल, और टोटल का मीनिंग आपको क्लियर पता है। टोटल का मतलब क्या है, टोटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉय फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल। कहां पे, मेंटेनेंस में। इन्होंने बोला मैं हर एक एम्प्लॉय को बोलता हूं मेंटेनेंस करने का, और मैंने सबको बेसिक ट्रेनिंग दे रखा है। होता क्या है, जैसे मान लो ऑपरेशन में काम चल रहा था, मान लो ये मैकेनिकल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन वाला बंदा आया, ऑपरेशन किया, उसको दिया गया था कि भाई तुम्हें 8 से 12 का शिफ्ट है, 8 से 12 काम करो, अपने काम किया निकल गया। आया अगला शिफ्ट का बंदा, उसने भी काम किया निकल गया। लेकिन जब वो बात दूसरा बंदा काम कर रहा था ना, उसको मशीन में थोड़ी नॉइस आ रही थी। लेकिन वो थोड़ा छोड़ो यार, ये हमारा काम थोड़ी ना, मैं तो ऑपरेशन का बंदा हूं, मेंटेनेंस का बंदा देखेगा। उसने भाई ने मशीन चला दी, जो मशीन में नॉइस आ रही थी, अब वो नॉइस और बढ़ गया। उस नॉइस आने की वजह से आपको पता ही है कि उसमें डिफेक्टिव है, दिक्कत है, तो उससे जो प्रोडक्ट आ रहा था वो भी डिफेक्टिव आने लगा। अब उसने क्या किया, अपना काम किया, चला गया। अब भाई साहब थर्ड एम्प्लॉय आया, उसी मशीन पे काम किया, उसको भी दिख रहा था कि यार मशीन में नॉइस और बढ़ गई है और दिक्कत आ रही है, लेकिन वो भी बंदा ऑपरेशन का था, उसने अपना काम किया, मशीन चला दिया। भाई साहब आया चौथा बंदा उस मशीन पे काम करने के लिए, और जैसे उसने काम करना शुरू हुआ, अचानक सा कुछ ब्रेकडाउन हुआ और भाई साहब इंजर्ड हुए और हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल से निकल लिए ऊपर।
क्योंकि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में इंजरी का मतलब होता है ना, मैकेनिकल इक्विपमेंट टूट के लगने का मतलब होता है इंजरी नहीं होना, सीधे ऊपर जाना। तो आपको क्या लगता था यहां पे कि वो एक दिन में टूटा था? वो ग्रेजुअली चल रहा था, इसलिए मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। वो कहीं ना कहीं पहले से खराब होता रहा और उस आदमी की किस्मत उस दिन खराब उसके साथ हो गया। और यही बात जब यहां पहुंचता है तो इन्होंने बोला भाई साहब मैंने आपको भी बेसिक ट्रेनिंग दिया ना मेंटेनेंस का, जब मशीन में नॉइस आ रही थी तो आपने पहले उसको ठीक क्यों नहीं किया? आपको भी ट्रेनिंग दी गई है, और अगर आपके बजट का नहीं है ठीक करना तो आप पहले बुलाइए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को, पहले ठीक कराइए। तो अंडर टीपीएम दे हैव गिवन द बेसिक ट्रेनिंग टू ऑल एम्प्लॉय एंड दे हैव सेड दैट कि हर एक इंप्लॉय का काम है मेंटेनेंस करना। इसमें कोई एक आदमी ऐसा नहीं जो बोल सकता कि मेरा काम नहीं मेंटेनेंस का, सबका काम है मेंटेनेंस करना। मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर डिपार्टमेंट जरूर है, लेकिन हर एक आदमी का काम है मेंटेनेंस करना। जिसे जिसे हम लोग बोल देते हैं ना कि भाई ये एयरपोर्ट अथॉरिटी में ये बोल देते हैं कि भाई जिसे देखो ना कई जगह पे, हर जगह पे डस्टबिन रखी जाती, तो आपका भी काम है ना सफाई पे ध्यान रखना। वही बात यहां है कि मेंटेनेंस करना पूरे टॉप टू बॉटम लेवल सारे इंप्लॉय का काम है। और अगर कंपनी टीपीएम पे रन करेगा तो पहली बात तो ये है कि जीरो एक्सीडेंट होगा। यहां पर एक्सीडेंट के चांस क्या हो गया? जीरो। कभी कभी सडन फेल्योर की बात तो होगी नहीं ना, कभी सडन फेल्योर होगा ही नहीं। जीरो डिफेक्ट आएगा, कभी प्रोडक्ट में डिफेक्टिव नहीं आएगा। जीरो डिफेक्ट, जीरो एरर, जीरो फेल्योर, ये सब स्कोप यहां पर है। कहां पे? व्हेन यू आर रनिंग अंडर द टीपीएम, जिसका नाम है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो हमने टॉप टू बॉटम लेवल के सारे एम्प्लॉय को कहां पे जोड़ दिया है? मेंटेनेंस के अंदर जोड़ दिया है। और यहां पे ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट शुरू हुआ जापान से। जापान की एक कंपनी है निप्पॉन डेंसो, इतनी जरूरत नहीं थी लेकिन बता दे रहा हूं, निप्पॉन डेंसो। निप्पॉन डेंसो क्या है? एक ऑटोमोबाइल पार्ट्स की कंपनी है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाती है ना? जो पहले टोयोटा के लिए बनाती थी, बाद में बहुत सारी कंपनियों के लिए बनाई है। अब सोचो ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाली कंपनी के अंदर सोचो कैसा मैकेनिकल वर्क होता होगा। तो समझ गए ना, वहां इंजरी नहीं, वहां पे सीधे निपट लेते हैं लोग। तो ये कंसेप्ट ही शुरू हुआ था जापान से, है ना? तो यहां पर क्या है कि आई और यू नहीं चलता, यहां क्या चलता है? वी। हर एक इंप्लॉय को जोड़ दिया गया है कहां पे? मेंटेनेंस के लिए। आप ये बोल सकते हो, कुछ पॉइंट तौर पे मैं लिख देता हूं यहां पे कि टीपीएम के अंदर क्या लिखा जाए, कुछ पॉइंट। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ टीक्यूएम। टीक्यूएम का ही क्या है? एक्सटेंशन है। दूसरा क्या है? मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट बाय ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, है ना? मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट बाय ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस and very important point, and achieving zero defect, zero failure, जीरो एरर या जीरो एरर, ये सब लिख सकते हैं कि वहीं पे आपको मिलेगा जीरो डिफेक्ट, जीरो फेल्योर, या जीरो एरर की जगह पे जीरो एक्सीडेंट कर दो। एरर डिफेक्ट हो ही गया तो क्या ही लिखना है, जीरो एक्सीडेंट। इसके ये एडवांटेज है टीपीएम का। और ये इंडिया की कई सारे फैक्ट्री में यूज होते हैं, जैसे बीएचएल में भी इसको यूज किया गया। इससे हमारा कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, इंक्रीज customer satisfaction, increased customer satisfaction। क्लियर बात? इंडिया में कन्वेंशनल मेंटेनेंस ही चलता है भाई।
अच्छा पहले ये नहीं लिखे थे, लिख लो। दो ये सब छोटे छोटे चीजें हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। चलिए नोटेड ऑल। नेम, अरे यार छोड़ो नाम यार, सेची नाकाजीमा, ये सब नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बता दे रहे हैं। मतलब मुझे एक्सपीरियंस, मतलब पहले देखो मुझे लगता था कि यार हो सकता है पूछ ना ले भाई साहब, जैसे ना अब नया जब सिलेबस आता तो कोई पता नहीं होता ना क्या पूछ लेगा, तो ये सब डाउट है कि ये सब नाम हम पूछेगा। हाँ टीपीएम क्या होता है ये पूछ सकता है, टीपीएम पे पॉइंट पूछ सकता है, तो ये बात याद रखना है कि इसका मेन हमने फिलॉसफी समझा ना कि टीपीएम का मेन काम क्या है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, सारे इंप्लॉय को जोड़ दो कहां पे, मेंटेनेंस में, टॉप टू बॉटम लेवल के सारे इंप्लॉय काम है मेंटेनेंस करना, यही उद्देश्य टीपीएम का। और ऑब्वियस सी बात है इसका इफेक्ट है, आपको दिख ही रहा होगा क्या होने वाला है, जीरो डिफेक्ट मिलेगा, जीरो एक्सीडेंट मिलेगा, जीरो एरर होगा, ये सब उसके स्कोप है। क्लियर टू ऑल? अरे कन्वेंशनल से रिलेट क्यों किया, कन्वेंशनल में मतलब नॉर्मली यही होता है, आधे ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है, 50% ऑर्गेनाइजेशन चले जाओगे ना जो सरकार, स्पेशली सरकारी दफ्तर में यही होता है। अपना ऑपरेशन का मंदे कोई मतलब ही नहीं है, टूट जाए मशीन फूट जाए हमसे मतलब ही नहीं है, वो आएगा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट देखेगा, मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए भाई। हमें टीपीएम का जरूरत क्यों पड़ा, तो उससे रिलेट कर रहा है कि पहले ये कन्वेंशनल में ये होता है और जब टीपीएम के अंदर जाते हैं तो ये होता है। बीएचएल में टीपीएम यूज किया गया है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। अच्छा जी, ये टीपीएम हो गया, चलो चलने दो अभी। आओ एक बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट, नाम सभी लोग सुने होंगे, JIT,
व्हाट इज दिस JIT? जस्ट इन टाइम। सब लोग नाम सुने होंगे वैसे तो। क्या है ये जस्ट इन टाइम, हम इसकी बात समझते हैं, है ना। पहली बात की, इट इज डेवलप्ड बाय ताइची ओहनो। ये भाई साहब कहां से हैं? जापान से हैं। सो बेसिकली कंसेप्ट ऑफ जापान। किस कंपनी से शुरू हुआ? फ्रॉम TPS। किस कंपनी से हुआ था शुरू भाई? ये TPS से। स्टार्टेड फ्रॉम TPS. What is TPS? It is Toyota Production System. Toyota Production System. ये पहली बार स्टार्ट किया था टोयोटा ने। क्या है इसका एम? क्या है ये टोयोटा? यहां पे बोल देते हैं फादर ऑफ JIT, मिस्टर ताइची ओहनो, जो कि कहां से है? जापान से। इसमें कोई दो राय नहीं, नाम दिख ही रहा है अजीब सा। तो ये कहां से होंगे भैया? जापान से। किस कंपनी में शुरू हुआ था? TPS में, जिसका नाम है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। इससे शुरू हुआ था JIT। अब ये क्या है JIT? देखो, JIT के बारे में अगर मैं पॉइंट लिखता हूं तो ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, या ये कह सकते हो कि इट इज एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड। इट इज एन इन्वेंटरी मैनेजमेंट मेथड। It is an inventory management method in which inventory are received only when it is needed. समझना बात को। अरे थोड़ी पहले समझाते फिर एक दो पॉइंट लिखो। ऐसे समझो, जैसे मान लो, जस्ट ऐसे समझो, मान लो कि आपको एक प्लांट खोलना है, मान लो कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, आपको एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करना है। चलो ठीक भाई, आपने प्लानिंग किया, आपने क्या किया? यू हैव टेकन द लोन फ्रॉम द बैंक। आपने बैंक से लोन लिया और आपने प्लान किया कि मैं 1000 कार पहले बनाऊंगा। कितना? 1000 कार। ठीक, चलो 1000 कार बनाएंगे। अब 1000 कार बनाने के लिए आपने मटेरियल मंगाया। तो भाई 1000 कार बनाने के लिए आपने मंगा लिया 5000 टायर, 1000 स्टीयरिंग, ब्रेक, क्लच, प्लेट, गियर बॉक्स, एक्सेल, क्लच प्लेट, ये सारी इन्वेंट्री आपने मंगाया और उसको स्टोर रूम में स्टोर किया। कहां स्टोर किए? स्टोर रूम में। जब आपने इसको स्टोर रूम में स्टोर किया तो पहली बात कि आप एक बहुत बड़ा हैवी अमाउंट में क्या दे रहे हैं? होल्डिंग कॉस्ट। क्या दे रहे हैं भाई? होल्डिंग कॉस्ट। कहीं स्टोर करोगे ना दादा, होल्डिंग कॉस्ट दोगे ना इसका। और आपने इसकी देखभाल के लिए 4-5 इंप्लॉय लगा रखे हैं, वो सब भी देख रहे हैं। चलो ठीक, होल्डिंग कॉस्ट दिए, आप इंप्लॉय का खर्च दे रहे हो, और आप कार की मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे, ऐसा थोड़ी ना कि सारी इन्वेंट्री एक साथ यूज जाएगी। आप धीरे धीरे आपने इन्वेंट्री को यूज करना शुरू किया, आप कार बनाना शुरू करोगे। अच्छा जी, दूसरा ये है कि इस वर्कशॉप में, इस स्टोरिंग में, स्टोर प्लेस पे आपने जितनी इन्वेंट्री रखा है तो कई इन्वेंट्री तो यहां रखे खराब हो सकती है। बेसिकली बात यह है कि यहां आप एक ह्यूज अमाउंट ऑफ होल्डिंग कॉस्ट दे रहे हो और यहां पे इन्वेंट्री का डिप्रिसिएशन हो सकता है, इन्वेंट्री खराब हो सकती है। और
इस होल्डिंग कॉस्ट को ही रिड्यूस करना हमारा मेन उद्देश्य हुआ अंडर द जीआईटी, कि हम ये अननेसेसरी का होल्डिंग कॉस्ट क्यों दे रहे हैं। भाई हम क्या करते हैं, हमको नहीं चाहिए यार, हम ऐसे इन्वेंट्री मंगाएंगे नहीं 1000 कार की इन्वेंट्री। हुआ क्या कि देखो जो टीपीएस है ना, टोयोटा प्रोडक्शन यूनिट, जापान में एक जगह है टोक्यो, एज हाईली एक्सपेंसिव प्लेस इन हाईली डेंस प्लेस, बहुत महंगा जगह है। तो इन्होंने क्या किया भैया कि इनके पास यार जगह की बहुत शॉर्टेज है, इतना बड़ा होल्डिंग कॉस्ट कहां दे पाएंगे यार ये, और दूसरा होल्डिंग कॉस्ट बहुत महंगा हो रहा था। इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने सप्लायर से एक रिश्ता बनाया कि भाई सप्लायर तुम सुनो, मैं तुमसे सामान खरीदता हूं और तुम हमारी बात ध्यान सुन लो, मुझे जब जरूरत पड़ेगा तुम्हारा काम है सामान दे देना, और नहीं तो हमारा रिश्ता खराब, मैं कहीं और से मंगाऊंगा। तो सप्लायर और इनके बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप हुआ कि ठीक है भाई, आप हमारा ध्यान रखते हैं, हम आपका ध्यान रखेंगे। तो अब होता क्या है कि यहां पर तो ये सिस्टम लगाए गए, हो सकता है कि आपने 1000 कार बनाया 2-4 सालों में, फिर कुछ काज बिके न बिके, ये मेथड आज के डेट में कालो नहीं हुआ। जब टीपीएस वालों ने बोला कि भाई साहब, टीपीएस ने एक नया कंसेप्ट निकाला, उन्होंने कंसेप्ट निकाला जीआईटी का, बोलते भाई साहब हम 1000 इन्वेंट्री के लिए इन्वेंट्री मंगाएंगे नहीं, हमारा कंसेप्ट अलग रहेगा। मैंने बोला, मैंने सप्लायर जो हमारा इन्वेंट्री को डिलीवर करता था, मैंने उससे एक रिश्ता बनाया है कि भाई जब मैं बोलूंगा तब तुम डिलीवर करोगे। तो हुआ क्या, पहली बात कि टीपीएस सिस्टम में जब आया, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में आया, इन्होंने कंसेप्ट निकाला कि भाई हम ऐसे काम करेंगे ही नहीं। इन्होंने बोला कि भाई अगर आपको कार खरीदनी है आप हमारे पास आए, हमने बोला मैं आपको सेम डे पे कार नहीं दूंगा। आप बोले ठीक है भैया कब दोगे यार, 20 दिन बाद दूंगा। मैंने बता दिया कि मैं 20-25 दिन बाद दूंगा, और आपको चाहिए तो ठीक है, और चाहिए तो बुक करिए, आपसे मैंने 1 लाख का टोकन अमाउंट भी लिया, और फिर मैंने उस पैसे को भी यूज किया, और मेरे को श्योरिटी हो चुकी कि मेरा कार बिक चुका है, अब मैं मैन्युफैक्चरिंग करने जाऊंगा। अब मैंने सप्लायर को बोला भाई इन्वेंट्री भेज, उसने इन्वेंट्री भेजा, और मैंने कार की मैन्युफैक्चरिंग किया, और मैंने बोला था 20 दिन में बन जाएगा, 20 दिन बाद भाई साहब आए, मैंने अपनी इन्वेंट्री दे दी। अब सोचो कितना बड़ा अमाउंट आपने बचा लिया। और आज उस टीपीएस का कंसेप्ट, इस जेआईटी का कंसेप्ट आज पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फॉलो करती है। आप चले जाओ कार खरीदने के लिए, सेम डे पे कार नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो काम कर रहा है जेआईटी पे, कि पहले आप ऑर्डर दीजिए तब मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो यहां पर क्या ना कि अल्टीमेटली अगर बात पूछा जाए कि जो इसका होल एम है, इसका जो होल एम है वो क्या है, कि जो अननेसेसरी का बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ होल्डिंग कॉस्ट दे रहे हो, उसको क्या करना, उसको हटाना, होल्डिंग कॉस्ट नहीं देना है। क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट बहुत हाईली एक्सपेंसिव था यहां पे। लिख दे रहे एक पॉइंट, द main aim of GIT to reduce the holding cost. The main aim of this GIT is to reduce the holding cost, and very important, increase inventory टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर, ये इन्वेंट्री टर्नओवर कैसे इंक्रीज हुआ भाई? जैसे मान लो कि आप तो पहले आपने गोडाउन बना रखा था, उसकी कैपेसिटी थी केवल 100 कार की इन्वेंट्री रखने का, आपको तो टेंशन ही नहीं ना, आप 1 साल में 1000 कार बनाओ, सप्लायर सप्लाई करेगा ना, आपको तो कहीं स्टोर करना नहीं है। तो ओवरऑल इन्वेंट्री का स्टेक आपके पास बढ़ गया। आप 1,00,000 कार 2,000 कार जितना बनाते जाओ, वो तो इन्वेंट्री आएगी, बनती चली जाएगी, आप ऑर्डर लेते जाइए। तो ओवरऑल इन्वेंट्री टर्नओवर क्या हो गया, बढ़ गया। तो हमारा जो अल्टीमेटली एम ये था कि इस होल्डिंग कॉस्ट को क्या करना था, डिक्रीज करना था। और ये बहुत हैवी अमाउंट यूज होता है। अभी आगे हम लोग इस होल्डिंग कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, इसी प्रोडक्शन सेक्टर में बात करेंगे, जब इन्वेंट्री लाइन बैलेंसिंग का तो बताएंगे इन्वेंट्री मॉडल में कि कैसे होल्डिंग कॉस्ट फर्क पड़ता है। क्लियर है? तो मेन एम था हमारा होल्डिंग कॉस्ट को क्या करना, डिक्रीज करना। अब बात देखो ये है कि इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ? जीआईटी लीड्स टू जीरो इन्वेंट्री।
मतलब हम दुकान में अपने कोई भी इन्वेंट्री रखेंगे ही नहीं, इन्वेंट्री सीधा सप्लायर से मंगाई जाएगी, जीरो इन्वेंट्री, जीरो लीड टाइम, जीरो लीड टाइम, लीड टाइम, जीरो लीड टाइम, एलटी लीड टाइम अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी बता देंगे क्या है। जीरो लीड टाइम, जीरो फेल्योर, जीरो वेस्टेज, जीरो फेल्योर, है ना, जीरो वेस्टेज। तो ये सब उसका क्या है, फायदा है, ये सब उसके फायदा है। एक और पॉइंट लिख देते हैं, इट रिड्यूस ओवर प्रोडक्शन। यहां ओवर प्रोडक्शन से होने नहीं देगा वो तो, क्योंकि ऑर्डर आना चाहिए। इट रिड्यूस ओवर प्रोडक्शन। द कोर प्रैक्टिस ऑफ GIT is the core practice of GIT is the use of है ना कानबान सिस्टम, यूज ऑफ, यहां लिख देते हैं कानबान सिस्टम। GIT is pull type manufacturing system, pull type manufacturing system। शुक्रिया अनुश्री। अरे अभी रुको यार, करण तिवारी कानबान सिस्टम, अभी तो नाम ही लिखे हैं, रुको जरा, सब थोड़ी ना जाने हुए अभी, थोड़ी कुछ पॉइंट लिखो। तो मेरा पॉइंट ये है कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज GIT और नॉट फर्स्ट। सर मजा आ रहा है। लीड टाइम भी बताते हैं, देखो क्या है। थैंक्स सतराम, नहीं सॉरी सरताज आलम, थैंक्स योगेश सिंह, थैंक यू। देखो क्या है, एक बात समझिए, लीड टाइम क्या होता है। दो लीड टाइम क्या है, लीड टाइम ऐसे बता देते हैं, और ऐसे आगे भी आएगा। चलो लीड टाइम पूछ लियो तो बता देते हैं लीड टाइम यहां पे क्या है।
it is time gap between placing an order and having inventory in hand. इट इज टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर, आप कब ऑर्डर देते हो और आप कब इन्वेंट्री आपको मिलता है, इनके बीच का जो टाइम गैप है उसको बोला गया लीड टाइम। अब यहां पर ऐसा कुछ बात ही नहीं है, यहां पे ऐसा नहीं है कि मैं एक साथ इतनी इन्वेंट्री मंगा रहा हूं, यहां पे कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, मेरा सप्लायर के साथ रिलेशनशिप है, सप्लायर वहां बनाता रहता है और यहां पे डिलीवर करता रहता है, तो यहां लीड टाइम का कंसेप्ट आता है नहीं, इसीलिए बोल दिया जीरो लीड टाइम। अरे भैया ये फुल टाइप नहीं पुल टाइप है यार, कौन है? अरे भाई साहब ललित कुमार ऐसे मत बोलो यार, फुल टाइप नहीं है पुल टाइप है। कोई बात नहीं, कैनबन अरे बता रहे, रुको जरा रुको। बेस्ट कंटेंट बेस्ट फैकल्टी, थैंक यू डियर, थैंक्स डियर। एनीवे जो क्या है तो टाइम यहां पे ना, अभी दो ये लीड टाइम दोबारा आएगा, कल नहीं हो सकता है, कल भी हो सकता है, उसके अगले दिन भी हो सकता है, जब हम पढ़ाएंगे आपको लीड टाइम क्या होती है। अभी हम लोग पढ़ाना है यार, ये सब लीड टाइम इन्वेंट्री, ये सब इन्वेंट्री सब पढ़ना है, तो समझ गए ना टाइम गैप क्या है। तो यहां पर ये सब चीजें है ही नहीं, यहां पे ऐसा सिस्टम नहीं चलता है कि मैं एक हर बार ऑर्डर मंगाता हूं, ऐसा कुछ है ही नहीं। वहां पे एक सप्लायर के साथ एक रिलेशनशिप है और वो टाइमली अपने आप पहुंचाता चला जाएगा, तो वहां पे लीड टाइम का कंसेप्ट है ही नहीं, है ना। दूसरा है कि यहां पर जीआईटी जो है एक पुल टाइप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। व्हाट इज दिस पुल टाइप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम? एक पुल टाइप पुश टाइप क्या होता है, इस बात को जरा समझिए। व्हाट इज दिस पुल टाइप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम? अच्छा, इंक्रीज इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है, जैसे समझो इंक्रीज इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है, इस बात को समझिएगा। जैसे मान लो कि पहले आप ये करते थे कि आप इन्वेंट्री यहां से मंगाते थे अपनी दुकान में और फिर बनाते थे, तो भाई आपके गोडाउन की कैपेसिटी है ना यार, आपने बोला यार मेरी गोडाउन की कैपेसिटी है 100 कार की इन्वेंट्री रखना, तो 100 कार का इन्वेंट्री मंगा लिया आप। लेकिन यहां पे तो ये बात ही नहीं ना, एक साल में मैं मान लो इनको एक साल में 100 कार की इन्वेंट्री चाहिए था, उन्होंने मंगा लिया, लेकिन यहां पर क्या है लगातार मंगाते रहिए, इन्वेंट्री आई यूज हो गई, इन्वेंट्री आई यूज हो गई, तो आपके पास ओवरऑल इन्वेंट्री का जो टर्नओवर वो बढ़ गया। आपके लिए 100 कार क्या, आप 1 लाख कार के लिए मंगाइए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कहीं इन्वेंट्री को स्टोर करना ही नहीं है। इन्वेंट्री आई और सीधे कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में चली गई और मैन्युफैक्चर हुआ, बाहर निकल गया। बात समझे कि नहीं? तो ओवरऑल इंक्रीज इन इन्वेंट्री टर्नओवर, तो दो पॉइंट ये ना कि हम जो ये पॉइंट लिखे ना, अब वो जीआईटी का नाम सब लोग सुने होते हैं, लेकिन जितनी पॉइंट हमने बताया ना, इन पॉइंट्स को होल्ड रखोगे तो आपसे क्वेश्चन निकल जाएगा जीआईटी का। समझ गए बात को? अच्छा जी, अच्छा इसमें एक पॉइंट की बात कर लेते हैं, एक होता है पुल टाइप मैन्युफैक्चरिंग और पुश टाइप मैन्युफैक्चरिंग, ये समझ जाओ क्या है पहले, फिर बात करेंगे कैनबन का। है ना, पुल टाइप मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है पुल टाइप, एक होता है पुश टाइप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। क्या है ये पुल टाइप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम? ऐसे समझो, पहले ये इधर तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लाख लिए होंगे ना सब लोग यार। जो पुल टाइप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है, ऐसे समझिए कि जैसे मान लो क्या मान ले, ऐसे कुछ मान लो, ऐसे, हाँ चलो ये हमारा है एक वर्क स्टेशन, इतना छोटा क्यों यार, ऐसे ले लो, हियर यू आर हैविंग सम वर्क स्टेशन, है ना। चलो इस वर्क स्टेशन नंबर 1 है, ये है एक वर्क स्टेशन नंबर 2, यहां भी है एक वर्क स्टेशन नंबर 3। ध्यान सुनिएगा ना, भाव समझ में आना चाहिए, तो ये बात समझ में आ जाएगा क्या चीज है। ये है वर्क स्टेशन, बेसिकली एक होता है ना असेंबली लाइन, एक होता है असेंबली लाइन, अभी पढ़ना भी है असेंबली लाइन, असेंबली लाइन बैलेंसिंग हमें पढ़ना भी है,
लेकिन जस्ट समझो कि असेंबली लाइन हम ऐसे बनाए हैं, असेंबली लाइन। असेंबली लाइन का मतलब क्या है कि लिंक्ड है। जैसे मान लो कि एक आदमी को एक कार चाहिए था, ये कस्टमर है भाई साहब, इनको कार चाहिए था, ठीक, इनको कार चाहिए था, ये मेरे पास आए और मेरे पास यहां पर एक ऑफिस है और यहां से उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई साहब मेरे को कार चाहिए। मैंने इनको बताया कि सर आपको कार मिल जाएगा, आप आइए 2 महीने बाद 2 मंथ में आइए, मैं आपको कार देता हूं। 2 महीने में आइए, मैं आपको कार दे देता हूं। जस्ट एन एग्जाम्पल है ना, 2 महीना 3 महीना, जब भी आपने बोल दिया कि आप आइए। अब हुआ क्या, यहां पे कार के लिए ऑर्डर आ चुका है, फाइन, कार के लिए ऑर्डर आ चुका है। मैंने क्या किया, इस वर्क स्टेशन पे यहां पर क्या होता है, पूरी कार की मैन्युफैक्चरिंग मतलब असेंबली होती है। फाइनली कार यहीं उसी वर्क स्टेशन से बाहर निकलेगा। अब मैंने इसको बताया कि भाई मुझे 2 महीने में कार बना के देना है, इसको मैंने बताया। इसको बताया सर 2 महीने में कार बनाना, ठीक है। अब इसको कार को असेंबल यहां होना है, तो कार को असेंबल करने के लिए टायर चाहिए, ट्यूब चाहिए, टेल लाइट, हेडलाइट, डैशबोर्ड, गियर बॉक्स, बॉडी कवर, सब कुछ चाहिए था। उसने क्या किया, यहां पर एक डिमांड सिग्नल भेजा, यहां पर डिमांड सिग्नल भेजा कि भाई मुझे 2 महीने में ये सामान देना है। मैं यहां पे एक डिमांड सिग्नल भेजा और मैंने सामान डिमांड सिग्नल भेज के उससे इन्वेंट्री मंगाई कि मेरे को ये सामान तुम 20 दिन के अंदर लाके दो। तो आई एम सेंडिंग द डिमांड सिग्नल एंड आई एम कॉलिंग कि भाई मुझे 2 महीने के अंदर इसको बना देना, इसलिए 1 महीने के अंदर मुझे ये सारी सामानें चाहिए आपसे। अब इस वर्क स्टेशन पे प्रेशर आया, इसको बोला भाई मेरे को इसको 1 महीने के अंदर ये सामान देना है। क्या क्या देना था, ब्रेक, क्लच, एक्सेलरेटर सब देना है था। अब इसको ये बात पता चला कि यार गियर बनाने के लिए ये छोटे छोटे पार्ट्स है वो तो यहां से आना है। इसने इसको एक डिमांड सिग्नल भेजा और डिमांड सिग्नल भेज के बोला कि भाई मेरे को गियर और ये सब बना के देना है, तुम इसका छोटा वाला पार्ट बना के दो। और क्योंकि वो असेंबली लाइन बैलेंसिंग है तो इसने इसको डिमांड सिग्नल भेजा और सामान भेजकर उस सामान को पुल कर रहा है। जो इसको यहां पे चाहिए था उसने इसको डिमांड सिग्नल भेजा और डिमांड सिग्नल भेजकर उसने सामान को क्या किया, पुल किया है। ये जो हम ऐसे दिखा रहे हैं ना, ये है रॉ मटेरियल का फ्लो। मतलब हम ऐसे दिखा रहे हैं, जो ऐसे दिखा रहे हैं ये है रॉ मटेरियल फ्लो, है ना। और ये जो दिखा रहे हैं ऐसे, ये दिखा रहे हैं ऐसे, ये क्या है, डिमांड सिग्नल है। ये है डिमांड सिग्नल। मैंने क्या किया, मैंने इनको सामान एक सिग्नल भेजा और सिग्नल भेज के सामान को पुल कर रहा हूं। मुझे चाहिए, मैं खींच रहा हूं सामान, मुझे चाहिए, पुल कर रहा हूं। ये है पुल टाइप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर पहले ऑर्डर आता है, देन मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। हमने क्या बताया कि पुल टाइप मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि पहले ऑर्डर आता है, देन हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। Part are manufactured only when it is needed or demanded। जब उसकी डिमांड की जाएगी या जब उसकी जरूरत होगा तभी पार्ट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। व्हेन इट इज डिमांडेड, जब उसकी डिमांड आएगा। तो हमने क्या किया, समझ में आ रहा है? जैसे आप समझो बात को, समझो एक एग्जांपल से बताते हैं। जीआईटी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है इसका। अब जीआईटी को आप कैसे बोलते हो, पुल टाइप मैन्युफैक्चरिंग। यार पुल टाइप है नहीं, पुल टाइप नहीं है क्या। पहले कार का ऑर्डर आया, अब सब सिग्नल चल रहा है कि भाई साहब 2 महीने में देना है, तुम इसको भेजो, तुम उसको भेजो, सिग्नल, इसको सिग्नल भेज के सामान मंगा रहे हैं और हमने मेरा काम कंप्लीट हुआ। तो जीआईटी इज अ पुल टाइप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। एप्पल का फोन, एप्पल का फोन मार्केट में लॉन्च होता है, कस्टमर खुद भागे भागे आता है। हम समझ रहे हो ना बात को, कस्टमर का डिमांड है कि उसको आईफोन चाहिए, ये कस्टमर की डिमांड है। तो ये है आपका पुल टाइप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की पहले डिमांड आता है, देन उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। पुश टाइप मैन्युफैक्चरिंग क्या है, व्हाट इज पुश टाइप मैन्युफैक्चरिंग? पुश टाइप क्या है समझो, चलो पुश टाइप समझाते हैं आपको। पुश टाइप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम
देखो पुश टाइप क्या है पहले समझो। जैसे मान लो ये भी एक वर्क स्टेशन से ही समझते हैं। तो ये हमारा है वर्क स्टेशन नंबर 1। देर इज अनदर वर्क स्टेशन, देर इज अनदर वर्क स्टेशन नंबर 2, और एक तीसरा है वर्क स्टेशन है, मान लो चलो यहाँ है वर्क स्टेशन नंबर 3 और यहाँ है वर्क स्टेशन नंबर 4। तो यहाँ पर ना बार बार मैं बोल रहा हूँ ना असेंबली लाइन, अभी असेंबली लाइन पढ़ना भी है क्या है। अब जैसे यहाँ पर ना कोई डिमांड उमांड नहीं आया है भाई साहब, लेकिन ये एक बात समझो कि यहीं पर पूरी चीजों को असेंबल होना है। यहाँ क्या होना है, असेंबल होना है। तो अब होता क्या है, यहां पर असेंबल होना है। इनका काम था अपना काम बनाना, इनका काम था अपना प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट बना के सामान को पुश कर दिए। मेरा काम हुआ मैंने बनाया, मैंने पुश कर दिया। इनका काम था इन्होंने बनाया, इसको पुश कर दिया। अब इससे दिक्कत क्या हुई भाई, यहां से प्रोडक्ट यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि इनको भी तो उस पर काम करना होता है। सिर्फ ऐसा थोड़ी ना यहां से ला के भेज दिए, पहले यहां से आएगा फिर यहां पे काम होना है। अब यहां पर इनको जरूरत नहीं था, इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम थे, पर इनका काम था बनाना और बना के भेज दिए, और यहां इन्होंने बना के भेज दिया और यहां पे बहुत सारा मटेरियल का कलेक्शन बढ़ गया, इनके पास जॉब एक्स्ट्रा आ गई। अब ये भाई साहब परेशान है। अब यहां पे हो सकता है कि आपका जो होल्डिंग कॉस्ट देना पड़ गया यहां पे, हियर यू आर सपोज टू गिव द होल्डिंग कॉस्ट, क्योंकि यहां पे आपका इन्वेंट्री स्टॉक में बन गया, यहां पे इन्वेंट्री रखे रखे खराब हो सकती है। तो ये यहां पर कोई डिमांड डिमांड नहीं है, यहां बनाना और पुश कर देना, बनाया और पुश कर दिए। तो ये है एक पुश टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। मार्केट में कोई नई फोन लॉन्च होती है, देखो एप्पल तो मैंने बोल दिया कि चलो वो ऐसी है। मान लो एक फर्जी कोई फोन ले लो, कोई कोई वीवो का फोन लॉन्च हुआ, अब देखो क्या एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। एडवर्टाइजमेंट किया गया, कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट किया, फिर उसने क्या किया, रिटेलर को बोला, सप्लायर को बोला कि भाई मैं तुम अगर मेरा 1 लाख फोन बेच दोगे तो मैं तुमको इतना इंसेंटिव दूंगा। उसने उसने सप्लायर को दिया, उसने रिटेलर को दिया, रिटेलर से मार्केट में आया, हर जगह पे चल रहा है, कमीशन चल रहा है, तुम ये कर दो तो इंसेंटिव देंगे, ये देंगे। ये सब क्या है, ये पुश टाइप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। मैन्युफैक्चरिंग इज डन irrespective of order. It is irrespective of order. Manufacturing is done irrespective of order. समझ गए ना बात को। और इनका एग्जाम्पल में लिख लेना एक बार, एक फोन लिख दो ऐसे, कोई एग्जाम्पल में कोई मोबाइल फोन लिख दे, कौन सा, नोकिया लिख दे, नोकिया फोन। समझ गए ना क्या पॉइंट बता रहे हैं। बेस्ट एग्जाम्पल लिख लो एमआरपी। एमआरपी एमआरपी क्या होता है, इट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ये जो है हमारा पुश टाइप है। बहुत मजा आ रहा है। दुर्गेश कुमार त्रिपाठी, यू कैन से। थैंक्स मिस्टर उपेंद्र। संदीप चौरसिया, थैंक यू एवरीवन यार।
क्या पूछ रहे हैं शुभांशु तिवारी सर, व्हेन वी विल गेट द बुक? भाई देखो ये सब यार मैनेजमेंट का पार्ट मुझे नहीं पता होता है, मैं सिर्फ क्लास पढ़ाता हूँ। कब किताब मिलेगी, क्या प्रॉमिस हुआ, आई डोंट नो अबाउट यार। ऑसम टीचिंग सर, थैंक्स डियर। मुझे नहीं पता यार वो कंटेंट टीम क्या कर रही है, वो मतलब मुझे उसके बारे में देखो आइडिया नहीं होता है ना। मैनेजमेंट की बात मैनेजमेंट से। थोड़े से मतलब देखो ये कौन है, क्या नाम है, दिनेश निषाद। जस्ट एक एग्जाम्पल की हमने बात किया, समझो बात को क्या है। मतलब ऐसे समझो जैसे नहीं होता, एक नॉर्मल कोई मार्केट में कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है, मैंने जस्ट एग्जांपल, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च होगी तो आपका क्या कहता है, पूरी मार्केट में पुश सिस्टम लगाई जाती है। मतलब कंपनी से बाहर सामान निकाला जाएगा और वहां पे सप्लायर को जबरदस्ती भेजा जाएगा, भाई तुम्हें लो ये बेचना है, मैं तुमको ये इंसेंटिव दूंगा, मैं तुमको ये फायदा कराऊंगा। सप्लायर ने डीलर को बोला, रिटेलर को बोला कि भाई तुम ये लो ये बेचो। नहीं, तो ये क्या एक पुश टाइप मैन्युफैक्चर। एप्पल का फोन कहीं कुछ नहीं होने लगा, कहीं कोई इंसेंटिव नहीं मिलना है, कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, डिक्लेयर कर दिया डेट इस दिन ये फोन लॉन्च हो रहा है, कस्टमर लाइन लगा खरीदा है। तो जस्ट एक एग्जांपल की बात बता रहे थे, है ना। सर आपकी कमांड बहुत अच्छी है सब्जेक्ट, थैंक्स डियर। बी सिंह सर क्या पढ़ाते? ओ भाई यार छोड़ो ना यार, हमारे सीएमडी सर अब उनके पास टाइम नहीं होता पढ़ाने का। ही वॉज अ ग्रेट टीच, मतलब वो बहुत अच्छे टीचर है यार। हम लोग हमने खुद भी पढ़ा है उनसे, बी सिंह सर से। तो अब वो पढ़ाते नहीं हैं, वो मतलब सर के पास टाइम नहीं होता है इतनी बड़ी चीज़ों को संभालने के लिए, उन्हीं को संभालना है। तो अब ऐसे कभी कभी पढ़ाते भी हैं, जब उनको टाइम मिलता है तो पढ़ाते भी हैं। एंड वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर हमारे। ठीक है यार, वो कह रहा है कि कोई देखो एग्जांपल दिया कि सर वॉशिंग मशीन पाउडर बेचने वाले बाल्टी फ्री में दे देते हैं। ये है पुश टाइप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तुम अच्छा क्वालिटी दोगे तो हम मार्केट में पुश करने की जरूरत नहीं है, लोग खुद खरीदेंगे, लोग लोग खोजते हैं अच्छी चीज को, है कि नहीं। अच्छी चीजों का डिमांड ऐसे ही होता है, अगर आप क्वालिटी दे रहे हो तो वो लोग लोग खुद खरीदते हैं यार, है कि नहीं। अच्छा ये एमआरपी क्या है, ये बारे में बाद में बात करेंगे। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या है, ठीक है। अभी इसमें जैसे जीआईटी जब हमने बताया, तो जीआईटी हमने एक बात की थी, एक टर्म लिखा था कैनबैन सिस्टम। ये कैनबैन सिस्टम क्या है, व्हाट इज दिस कैनबैन सिस्टम, है ना। तो अभी हमने सिर्फ बात किया कि जीआईटी में पुल टाइप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है। पुल टाइप क्या होता है, पुश टाइप क्या होता है, ये हमने बात की है ना, ये हमने बात किया है। हाँ सीपीएम भी अच्छा पढ़ाते हैं, जिन लोगों ने पढ़ा हो, कई लोगों ने पढ़ा है। अरे भाई रहने दो यार, ठीक है, कोई उपाधि देने की जरूरत नहीं है, आई एम गुड, ठीक है, मैं जैसे हूँ वही ठीक है, रहने दो, कोई कोई उपाधि नहीं है, हम ठीक है। दो ठीक है भाई। तो ये आप आई होप समझ गए होंगे, पुल टाइप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है, पोस्ट टाइप क्या है। अभी देखो इसमें ना दो तीन चीजें और पढ़नी है, कुछ जापानीज टेक्निक्स होते हैं जो पूछे गए हैं। एमआरपी क्या होती है, एमआरपी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या होती है, बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, ये ना ये सब चीजें जो है। अभी कैनबन सिस्टम क्या है, काइजन क्या है, 5S क्या है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी जापानीज के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और यूपीएससी में भी पूछे गए हैं, है ना। एमआरपी क्या है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या है, जीआईटी क्या है, जीआईटी पूछा गया, टीपीएम पे पूछा गया है, कानो मॉडल पे पूछा गया, क्यूएफडी क्या है, ये सब हमने पढ़ा है। अभी इसमें कई सारी चीजें बची हैं, एमआरपी बची हुई है, कैनबन सिस्टम क्या है, काइजन क्या है, 5S क्या है, ये सब अभी हम लोग कवर करेंगे। पर आज नहीं करेंगे यार, मुझे लगता है थियरी के हिसाब से आज बहुत हो गया यार, जितना आपने आज कर लिया है उतना बहुत है। तो एक सजेशन दूंगा कि यार एक काम करो कि जितना देखो अभी, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी, देखो क्वेश्चन तो हम करेंगे बट आज नहीं करेंगे यार, है ना। क्वेश्चन का टाइम आएगा। क्वेश्चन देखो दो चीज तैयार कर रहे हैं आपके लिए, क्वेश्चन का पीडीएफ भी तैयार कर रहे हैं जो आपको मिलेगा, कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे, थोड़ा सा कर लो।
जिस दिन मूड में आएंगे उस दिन लगातार 2-3 घंटे क्वेश्चन कराएंगे क्वेश्चन, ये बात तय है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं है। द टाइम विल कम। थोड़ा पहले कंटेंट कवर कर लेते, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन वही चीज़ को रिवाइज। दो क्या है ना, जब पढ़ लोगे, अब जैसे अभी इसको पढ़ा है, अभी तुरंत क्वेश्चन कर लिए, थोड़ी देर रुक के कर लो। मैंने एक दिन कराया था वैसा, तो सारे लोगों ने तुरंत आंसर दे लिए। लेकिन जैसे आज अभी मैं क्वालिटी क्वेश्चन आज कराऊंगा, तब आपको थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा, थोड़ा लैग करोगे, तो इसलिए थोड़ा सा रुक के कर रहे हैं कि थोड़ी सी टॉपिक कर लेंगे, बीच में एक दिन क्वेश्चन कराएंगे, फिर करा देंगे। तो क्वेश्चन कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लो यार। डोंट थिंक मच अबाउट इन माई सब्जेक्ट इफ आई एम हियर, ठीक है। तो आप लोड मत लो, आज की क्लास यहीं रखते हैं, कल की क्लास में इसी को कैरी करेंगे, कुछ और चीजें देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम 5 PM, टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि, खुश रहिए, मस्त रहिए। और आज ज़्यादा डाउट मत रखना, आज थोड़ा मैं घर जाना जल्दी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, बाय बाय एंड टेक केयर।